तो अगर हम किसी बहुत बड़े विशाल स्टील ब्रिज के बारे में सोचें या फिर समंदर किनारे बनी किसी ऊंची इमारत के बारे में, तो उसका सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? मतलब सिर्फ एक पतली सी रंग की परत? बिल्कुल। और अगर किसी इंजीनियर ने उस पेंट की केमिस्ट्री में मान लीजिए 2% की भी गलती कर दी ना, हाँ, तो वो रंग सिर्फ भद्दा नहीं दिखेगा। हाँ, बल्कि उसके नीचे का जो पूरा स्टील का ढांचा है, हाँ। वो कुछ ही महीनों में जंग खाकर एकदम राख हो जाएगा। बाप रे। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम सिविल इंजीनियरिंग के उसी अदृश्य रासायनिक सुरक्षा कवच को डिकोड करने जा रहे हैं, जिसे हम सब आम भाषा में पेंट कहते हैं। सही कहा आपने। और आज हमारे सामने कोचिंग नोट्स, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और एसएससी, जेई, आरआरबी जेई और यूपीएससी, ईएससी जैसी परीक्षाओं के रेफरेंस मटेरियल का एक पूरा स्टैक रखा है। जी। और हमारा लक्ष्य यहाँ सिर्फ रट्टा मारना नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब परीक्षा बनाने वाले सवाल सेट करते हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि एक भावी इंजीनियर को प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं। मतलब कौन सा केमिकल कैसे रिएक्ट करेगा? एकदम सही। तो हम पेंट्स की एनाटॉमी से लेकर उसके फेलियर और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स सब पर बात करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। एकदम शुरुआत से चीजों को खोलते हैं। मैंने नोट्स में देखा कि पेंट कोई एक अकेली चीज नहीं है। हाँ, ये एक मिश्रण है। राइट। इसमें 5 अलग-अलग घटक हैं: बेस, वेहिकल, सॉल्वेंट, ड्रायर और एक्सटेंडर। तो चीजों को थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या हम इसकी तुलना खाना पकाने से कर सकते हैं? मतलब जैसे ग्रेवी बनाना। अच्छा, दिलचस्प है, बताइए कैसे। देखिए, जैसे ग्रेवी में बेस हमारा पनीर या सब्जी हो गया, जो मेन चीज है। वेहिकल वो तेल हो गया जिसमें सब पकता है। हाँ, ठीक है। और सॉल्वेंट वो पानी हो गया जो ग्रेवी को थोड़ा पतला करता है। क्या ये फंडा सही है? तकनीकी रूप से ये एनालॉजी काफी हद तक काम करती है। अच्छा। जैसे अपने बेस को पनीर कहा, वैसे ही पेंट में बेस मुख्य ठोस पदार्थ होता है। ये बारीक पिसा हुआ मेटालिक ऑक्साइड होता है जो पेंट को अपारदर्शी बनाता है, मतलब ओपेक। हाँ, बिल्कुल। और यही सिकुड़न या दरारों को रोकने का मेन एजेंट है। परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सवाल इसी बेस पर आते हैं। मैंने भी देखा, पिछले वर्षों के पेपर्स में व्हाइट लेड और रेड लेड पर बहुत सवाल हैं। नोट्स बताते हैं कि व्हाइट लेड मुख्य रूप से लकड़ी के लिए और रेड लेड लोहे की सतहों के लिए इस्तेमाल होता है। जी। लेकिन यहाँ मैं सोच रही थी, आखिर ऐसा क्या है इन दोनों में? मतलब रेड लेड लोहे के लिए ही सबसे अच्छा क्यों है? इसके पीछे सीधा सा रसायन विज्ञान है। देखिए, रेड लेड केवल एक रंग नहीं है, ये एक एंटी कोरोसिव एजेंट है। मतलब जंग रोधी ढाल। एकदम सही। जब हम रेड लेड को लोहे पर लगाते हैं तो इसके ऑक्सीडाइजिंग गुण लोहे पर एक पैसिव लेयर बना देते हैं। अच्छा, तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती? बिल्कुल, ये नमी और ऑक्सीजन दोनों को रोकता है। दूसरी तरफ व्हाइट लेड में ये जंग रोकने की क्षमता उतनी नहीं होती। तो फिर लकड़ी के लिए व्हाइट लेड क्यों? क्योंकि वो लकड़ी के रेशो के साथ बहुत अच्छे से चिपकता है। एक बहुत ही लोचदार, मतलब इलास्टिक फिल्म बनाता है। ओ, तो लकड़ी के प्राइमर में व्हाइट लेड बेस्ट है। समझ गई। जी। अब अगर व्हीकल की बात करें तो लिंसीड ऑयल का नाम सबसे ज्यादा आता है। हाँ, लिंसीड ऑयल यानी अलसी का तेल, ये बेस को लिक्विडिटी देता है। लेकिन पेंट को सुखाने के लिए हमें ड्रायर की जरूरत पड़ती है ना, जैसे लिथार्ज। नोट्स में एक वार्निंग लिखी है कि ड्रायर 8 से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ड्रायर सुखाता है तो ज्यादा डालकर जल्दी काम खत्म क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि यहाँ सूखने का मतलब पानी का वाष्पीकरण नहीं है। अच्छा। हाँ, जब लिंसीड ऑयल सूखता है तो वो हवा से ऑक्सीजन सोख कर एक पॉलीमर में बदलता है। इसे क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। अब ड्रायर इस प्रोसेस को तेज करता है। अगर ये 10% से ज्यादा हो गया तो सबसे ऊपरी सतह तुरंत सूखकर पपड़ी बन जाएगी। ओ, और अंदर का पेंट गीला रह जाएगा? बिल्कुल। और जब वो अंदर का गीला पेंट बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ऊपर दरारें आ जाएंगी। पेंट अपनी सारी इलास्टिसिटी खो देगा। मतलब ये सिर्फ सुखाने का खेल नहीं है, एक समान गति से सुखाने का विज्ञान है। एकदम सही कहा आपने। और फिर आता है सॉल्वेंट या थिनर, जैसे तारपीन का तेल जो पतला करता है और फिर हवा में उड़ जाता है। हाँ। लेकिन नोट्स में जो 5वां घटक है, एक्सटेंडर या फिलर, उसके लिए एक बड़ा अजीब शब्द लिखा है, अडल्ट्रेंट। अडल्ट्रेंट।
जिसका आम भाषा में मतलब होता है मिलावट, जैसे बेरियम सल्फेट। इंजीनियरिंग में मिलावट की क्या जरूरत है? देखिए, यहाँ मिलावट शब्द को ना नेगेटिव तरीके से नहीं लेना चाहिए। तो ये कोई स्मार्ट इंजीनियरिंग है? बिल्कुल, ये कॉस्ट भी बचाता है और मजबूती भी देता है। अच्छा, कैसे? जब हम बेरियम सल्फेट या सिलिका मिलाते हैं तो पेंट का वॉल्यूम बढ़ता है और ये सूखने के बाद पेंट में होने वाली सिकुड़न को लगभग खत्म कर देता है। जैसे कंक्रीट में हम रेत मिलाते हैं। एकदम परफेक्ट एनालॉजी, एग्रीगेट्स के बीच की जगह भरने के लिए। क्या बात है। अब जब हम सामग्री समझ गए हैं तो बात आती है अनुपात की। यूपीएससी, ईएससी जैसे बड़े एग्जाम्स में तो सीधे अनुपात ही पूछ लिए जाते हैं। जी। यहाँ पीवीसी यानी पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है। जी, पीवीसी पेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। ये एक प्रतिशत है जो बताता है कि सूखने के बाद फिल्म में पिगमेंट का वॉल्यूम कितना है और नॉन वोलेटाइल बाइंडर कितना है। मतलब ये तय करता है कि पेंट कितना चमकेगा या मौसम को झेलेगा। बिल्कुल। तो मैंने इसे याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक सोची है एग्जाम्स के लिए। बताइए। देखिए, मेटल सबसे सख्त होता है तो उसका नंबर सबसे कम 25 से 40। हाँ, ठीक है। बाहरी दीवार का 28 से 40, फिर लकड़ी का 35 से 40 और फ्लैट पेंट का पीवीसी सबसे ज्यादा 50 से 75। ये ट्रिक बहुत अच्छी है, लेकिन इसके पीछे का जो तर्क है वो समझना भी जरूरी है। हाँ, धातु को सबसे कम पीवीसी क्यों चाहिए? क्योंकि धातु को जंग से बचाने के लिए एक अभेद्य मतलब इम्परमिएबल परत चाहिए। हाँ। कम पीवीसी का मतलब है पिगमेंट कम और तेल ज्यादा। ये अतिरिक्त तेल एक बहुत ही सघन ढाल बनाता है जिससे नमी अंदर नहीं जा सकती। बिल्कुल। और फ्लैट पेंट में हमें चमक नहीं चाहिए होती, एक मैट फिनिश चाहिए होती है। इसलिए वहाँ पीवीसी 50 से 75 रखते हैं। पिगमेंट ज्यादा, तेल कम। एकदम सही, सतह खुरदरी और बिना चमक की। अच्छा, स्टैंडर्ड्स की बात चली रही है तो नोट्स में भारतीय मानक ब्यूरो यानी आईएस कोड्स का भी जिक्र है। जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक पॉइंट बहुत हाईलाइटेड है कि आईएस 79 1975 के हिसाब से क्लास ए प्लास्टिक इमल्शन पेंट के सरफेस ड्राई होने का अधिकतम समय सिर्फ 45 मिनट है। अब मुझे ये डाउट है कि 45 मिनट में कोई पॉलीमर पूरी तरह सूख कैसे सकता है, या इसके पीछे कोई कैच है? बहुत ही बारीक सवाल पकड़ा आपने। इंजीनियरिंग की भाषा में सूखना 2 चरणों में होता है। अच्छा। हाँ, एक होता है सरफेस ड्राई और दूसरा होता है हार्ड ड्राई। ओके। जो आईएस कोड 45 मिनट कह रहा है वो सिर्फ सरफेस ड्राई है। मतलब सिर्फ ऊपर से सूखा है? हाँ, पेंट में मौजूद पानी वाष्पीकृत हो गया है, छूने पे सूखा लगेगा, धूल नहीं चिपकेगी। लेकिन जो असली रासायनिक क्यूरिंग है उसे पूरा होने में कई दिन लग सकते हैं। एग्जाम में ये सरफेस ड्राई शब्द ही पूरा गेम बदल देता है। सही कहा, ऐसे ही सवालों में अक्सर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। बिल्कुल। तो चलिए पेंट्स का महामुकाबला शुरू करते हैं। अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग पेंट्स। सबसे पहले डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर ये सबसे बेसिक और सस्ता वाटर पेंट है। इसमें तो तेल होता ही नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका बेस पाउडर वाली चौक होती है और बाइंडर के रूप में ग्लू या केसिन इस्तेमाल होता है। और क्योंकि इसमें पानी है तो ये सिर्फ अंदरूनी दीवारों के लिए है। हाँ, मौसम की मार ये नहीं झल सकता। और एग्जाम के लिए एक बहुत जरूरी डेटा है, 1 किलो डिस्टेम्पर में 0.6 लीटर पानी मिलाया जाता है। 0.6 लीटर्स। अच्छा, अब मिनेमोनिक्स का टाइम बताइए। एल्यूमिनियम पेंट के लिए ए से एल्यूमिनियम, ए से अंधेरा। अरे वाह, ये सही है, क्योंकि एल्यूमिनियम पेंट अंधेरे में चमकता है। हाँ, और इसे गर्म पानी के पाइप्स और समुद्री ढांचों पर लगाते हैं। लेकिन इसका विज्ञान क्या है? इसके पीछे का विज्ञान है इसका लीविंग इफेक्ट। लीविंग मतलब पत्तों की तरह? बिल्कुल। जब एल्यूमिनियम पाउडर को स्पिरिट वार्निश में मिलाते हैं तो इसके बारीक कण सतह पर ऐसे तैरने लगते हैं जैसे जमीन पर पत्ते बिछ जाते हैं। ओह, तो ये एक के ऊपर एक परत बना लेते हैं। हाँ, और ये परत ऊष्मा और प्रकाश को बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए गर्म पाइप्स पर लगाते हैं ताकि अंदर का तापमान न बढ़े। एकदम सही। और ये अंधेरे में चमकता है, जो सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। पत्तियों की तरफ बिछने वाला विजुअल बहुत शानदार है। अच्छा, नोट्स में एक सेल्यूलोज पेंट का भी जिक्र है, ड्यूको पेंट। हाँ, बहुत ही प्रीमियम पेंट है ये। महंगी कारों और हवाई जहाजों पर यही लगता है। ये इतना खास क्यों है? क्योंकि ये साधारण तेल वाले पेंट से बहुत अलग है। इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज होता है। तो इसे ऑक्सीडेशन की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, ये सिर्फ सॉल्वेंट के वाष्पीकरण से सूख जाता है और बहुत तेजी से सूखता है। तेल नहीं है तो सिकुड़ेगा भी नहीं। बिल्कुल, इसीलिए ये एकदम चिकनी और कठोर फिनिश देता है।
जिसे समंदर का खारा पानी भी पार नहीं कर पाता। हर परिस्थिति के लिए एक अलग हथियार। बिल्कुल। अब एक खास सतह की बात करते हैं, नई लकड़ी पर पेंटिंग। एग्जाम्स में इसके स्टेप्स अक्सर क्रोनोलॉजी में लगाने को आते हैं। हाँ, नई लकड़ी पर पेंट करना धातु से काफी अलग है, क्योंकि लकड़ी एक जीवित प्राकृतिक पदार्थ है। तो इसका सही क्रम क्या है? सबसे पहले सरफेस प्रिपरेशन, फिर नोटिंग, उसके बाद प्राइमिंग कोट और अंत में स्टॉपिंग। मैंने ये नोटिंग वाला हिस्सा पढ़ा, मुझे लगा हम लकड़ी पर सच में कोई गांठ बांध रहे हैं। नहीं, वो भौतिक गांठ नहीं है। तो ये क्या है? लकड़ी में जो प्राकृतिक गांठें होती है ना, उनमें रेजिन होता है। और वो रेजिन बहुत खतरनाक होता है पेंट के लिए। वो पेंट की परतों को फाड़कर बाहर आ सकता है। तो साधारण प्राइमर उस रेजिन को रोक नहीं पाता? नहीं, क्योंकि साधारण प्राइमर तेल आधारित होते हैं। रेजिन उसके साथ रिएक्ट करके भूरे धब्बे बना देता है। ओह, जिसे ब्लीडिंग कहते हैं। हाँ, इसलिए नॉटिंग में हम शेलैक का उपयोग करते हैं, जो अल्कोहल में घुला होता है। अच्छा, तो अल्कोहल उड़ जाता है और शेलैक की एक कठोर परत बन जाती है। बिल्कुल, एक इनर्ट परत जिसे रेजिन पार नहीं कर सकता। और इसके बाद स्टॉपिंग करते हैं पुट्टी से छेद भरने के लिए। एग्जैक्टली। लकड़ी की बात हो और वार्निश का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वार्निश तो बहुत जरूरी है। तो पेंट और वार्निश में बेसिक अंतर यही है ना कि पेंट अपारदर्शी है और वार्निश पारदर्शी है। हाँ, क्योंकि वार्निश में कोई बेस नहीं होता, ये सिर्फ रेजिन और सॉल्वेंट का घोल है, जो लकड़ी के रेशों को उभारता है, छिपाता नहीं। जी। और इसके प्रकार सॉल्वेंट पर निर्भर करते हैं, जैसे ऑयल वार्निश और स्पिरिट वार्निश। हाँ, ऑयल वार्निश बाहरी मौसम के लिए सबसे मजबूत है, धीरे सूखता है, और स्पिरिट वार्निश जल्दी सूखता है, पर वो बहुत भंगुर होता है। मतलब ब्रिटल। तो उसे सूरज की रोशनी में नहीं रख सकते। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ अंदर के फर्नीचर के लिए। एक नाम जो बहुत कैची लगा मुझे, स्पा वार्निश। ओह, समुद्री जहाजों वाला वार्निश। हाँ, समंदर में तो इतनी नमी, खारा पानी और तेज हवाएं होती हैं, साधारण वार्निश तो झड़ जाएगा। तो इसमें ऐसा क्या मिलाते हैं? स्पा वार्निश की ताकत है उसमें मौजूद टंग ऑयल और फिनोलिक रेजिन। अच्छा। देखिए, समुद्री पर्यावरण में लकड़ी नमी सोखकर फैलती और सिकुड़ती है। स्पा वार्निश सूखने के बाद भी अपनी लोच, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखता है। ओह, तो जब लकड़ी फैलती है तो वार्निश टूटता नहीं है, उसके साथ स्ट्रेच हो जाता है। बिल्कुल, यही लचीलापन उसे खारे पानी और यूवी किरणों से बचाता है। क्या बात है। अच्छा, हमने पेंट बना लिया, लगा लिया, लेकिन सबसे बड़ी सीख तो फेलियर से मिलती है ना। सिविल इंजीनियरिंग में तो फेलियर ही सबसे बड़ा गुरु है। तो जब पेंट फेल होता है, जिसे हम डिफेक्ट्स कहते हैं, उसे डिकोड करते हैं। नोट्स में एक बहुत भारी शब्द है, सैपुनिफिकेशन। सैपुनिफिकेशन, जिसका मतलब तो साबुन बनना होता है। एक सीमेंट की दीवार पर साबुन कैसे बन सकता है? ये पेंट केमिस्ट्री का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। हाँ। देखिए, पेंट में बाइंडर के रूप में तेल या लिपिड्स होते हैं। ठीक है। और ताजे कंक्रीट में बहुत उच्च मात्रा में क्षार, मतलब एल्कली मौजूद होते हैं। ओ, एल्कली और तेल। बिल्कुल। जब नमी के साथ ये दोनों मिलते हैं तो सचमुच एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और दीवार पर साबुन बनने लगता है। मतलब सच में साबुन? हाँ, इसलिए नई कंक्रीट से पेंट झड़ने लगता है और चिपचिपे साबुन जैसे धब्बे बन जाते हैं। ये तो इमेजिन करना ही बड़ा अजीब लग रहा है। एक और डिफेक्ट है, ब्लिस्टरिंग और पीलिंग, जैसे त्वचा पर छाले पड़ना। एकदम सही एनालॉजी है। जब पेंट के नीचे नमी या गैस फंस जाती है और तापमान बढ़ता है तो वो गैस बाहर निकलने के लिए पेंट को गुब्बारे की तरह फुला देती है। इसे ब्लिस्टरिंग कहते हैं। जी। और अगर ये फूलकर सतह छोड़ दे और गिर जाए तो उसे पीलिंग कहते हैं। और चॉकिंग क्या है? नाम से लग रहा है पेंट चॉक बन रहा है। ये तब होता है जब पेंट का बाइंडर नष्ट हो जाए, जैसे यूवी किरणों की वजह से तेल उड़ जाए। तो सिर्फ पाउडर बचता है दीवार पर? हाँ, हाथ फेरेंगे तो पाउडर हाथ में आ जाएगा। अच्छा, एक ब्लूम भी होता है ना? हाँ, खराब वेंटिलेशन की वजह से चमकदार पेंट पर धुंधले धब्बे बन जाना ब्लूम कहलाता है। इन सब में मुझे सबसे दिलचस्प लगा एलिगेटर रिंग, मगरमच्छ की त्वचा वाला डिफेक्ट। हाँ, नोट्स के अनुसार जब एक नरम परत के ऊपर एक कठोर पेंट की परत लगा देते हैं, हाँ, तो जब ऊपर वाली कठोर परत सूखकर सिकुड़ती है तो नीचे वाली नरम परत फिसल जाती है। बिल्कुल, और ऊपर दरारें आ जाती हैं जो एलिगेटर स्किन जैसी दिखती हैं। इसी तरह सैगिंग और रनिंग भी हैं, जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। दोनों में पेंट नीचे बहता है, लेकिन कारण दोनों के एकदम उल्टे हैं। हाँ, अगर पेंट बहुत मोटा लगा दिया है तो वो भारी वजन से नीचे लटकता है, इसे सैगिंग कहते हैं। सही। लेकिन अगर थिनर ज्यादा डालकर बहुत पतला कर दिया
तो वो पानी की तरह बहता है, जिसे रनिंग कहते हैं। एकदम परफेक्ट। ये सब बताता है कि पेंट चुनना सिर्फ कोई रंग का कैटलॉग देखना नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपको सतह, तापमान, नमी और हवा के रसायन सब देखने पड़ते हैं। ये बहुत ही शानदार निष्कर्ष है। और इसी से जुड़ी एक आखिरी बात जो शायद हमारा पूरा नजरिया बदल दे। बताइए। नोट्स में एक पॉइंट है कि जिंक वाइट पिगमेंट का इस्तेमाल खास तौर पर वहां होता है जहां हवा में सल्फर के वाष्प मौजूद हों, क्योंकि सल्फर उसे बदरंग नहीं कर पाता। हाँ, तो जरा इस पर विचार करें। जब हम किसी ढांचे के लिए पेंट चुनते हैं तो वो सिर्फ उसकी सुंदरता नहीं बढ़ा रहा, वो दरअसल उस इमारत के आसपास के पूरे पर्यावरण और हवा में मौजूद अदृश्य गैसों के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। सही बात है। अगली बार जब हम राह चलते किसी शानदार पेंटेड दीवार को देखें ना, तो सिर्फ रंग मत देखिए, उसके पीछे के विज्ञान को देखिए। बिल्कुल, ये सोचिए कि वो पतली सी परत किस अदृश्य दुश्मन से लोहा ले रही है। समंदर की नमी से, यूवी किरणों से या सल्फर के तेजाब से। एक बहुत ही खूबसूरत सोच है। तो सिविल इंजीनियरिंग के इस रासायनिक कवच के इस गहन विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही किसी और जटिल विषय की परतों को ऐसे ही डिकोड करेंगे। तब तक अपने आसपास के विज्ञान पर नजर बनाए रखिए।